आप देख रहे हैं एस्थेटिक टॉक विद डॉक्टर हिजरत, पर्दे के पीछे की कहानी। आज हमने एक ऐसे गेस्ट को बुलाया है जो सबको ज़रूरत होती है। हमारे साथ मेहमान है ईएनटी सर्जन, बहुत नामी गिरामी सर्जन डॉक्टर वजीउद्दीन शिनवारी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे पहले आप? तो नामी गिरामी कितने नहीं है, बस कोशिश है कि जितनी हेल्प कर सके लोग। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, और उम्मीद है कि हमारे नाजरीन इस पॉडकास्ट से बहुत मुस्तफ़ीद होंगे। अच्छा सर, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आजकल जिस तरह डिजिटल दौर है, लोग मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ करते हैं, ईयरपॉड्स यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो मुसलसल यूज़ करने से कोई हेयरिंग के या क़ुव्वत समात पे कोई फ़र्क पड़ता है, जिस तरह नॉइस इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस हम कहते हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये इतना जरूरी सवाल आपने किया है, उसकी वजह मैं बताऊंगा। जब छोटे थे तो अभी कहते सारा दिन टीवी को देख रहे हो, आंखें आंखें अंधी हो जाएंगी, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये रूल याद रखें, दिन में 2 घंटे, हफ्ते के 14 घंटे। अगर इससे ज्यादा आप हाई फ्रीक्वेंसी और इसकी तेज आवाज सुन रहे हो, तो आपको पहली चीज होगी, कान में शोर शुरू हो जाएगा। आप कहोगे सर रात को मेरे कान, मेरे पास मेरी कहते हैं सर रात को जब सोता हूँ कान में शोर शुरू हो जाता है, मैं समझ जाऊँ कि मैं डैमेज होना शुरू हो गया। और डैमेज का यही पहली इंडिकेशन है, कान में शोर होगा। बहुत से लोग अभी सुनेंगे कि हाँ कान में तो मेरे शोर होता है, और उनको पता नहीं होता कि ये खुद अपने आप को तंग करे। मतलब हर मोबाइल में आप देखते हैं, जैसे ही वो आप वॉइस नॉइज बढ़ाते तो वो कहता है कि दिस में डैमेज योर हेयरिंग। ऐसी दिया हुआ टैग फिर ऑन कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर 2 घंटे से मुसलसल ज्यादा सुन रहे हो ना, तो आपके कान में शोर शुरू हो जाएगा, नॉइज इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस। अच्छा, उसका पता आपको कैसे चलेगा? जब आप ज्यादा लोगों के बीच में बात सुन रहे होंगे तो आपको बात सुनाई देगी, समझ नहीं आएगी, मल्टीपल लगने शुरू हो जाएगी आवाज, सिमिलर आवाज में कंफ्यूजन शुरू हो जाएगी। मसलन टीडी, बेबे, नाइट लाइट, व्हाइट काइट, इस तरह के अल्फाज में कंफ्यूजन शुरू हो जाएगी। तो आप समझ जाओ कि भाई आपका डैमेज स्टार्ट हो गया। दूसरा, आपके कान में शोर स्टार्ट हो जाएगा, और वो तब होगा जब सराउंडिंग में खामोशी होगी, कान में हल्की सी आवाज स्टार्ट हो जाएगी, आप समझ लो शोर शुरू हो गया। तो इसका फिर सर इलाज क्या होता है? इसका इलाज क्या है? पहले तो अवॉइडेंस। जो ट्रॉमेटिक आवाज है, जो टॉक्सिक आवाज है, उसको पहले अवॉइड करो, एक चीज। दूसरा, इसके लिए फिर कुछ दवाइयां होती हैं जो हम एडवाइस करते हैं, हर्बल मेडिसिन होती है, जिसमें जिनको बायलोबा है, मल्टीविटामिन्स है। आपकी खुराक अच्छी होनी चाहिए ताकि वो डैमेज वो हो जाए। अगर अक्यूटली हो गया ना, जैसे बहुत से पेशेंट आपके पास आएंगे कि जी मैंने पटाखे वो किए, उसके बाद मेरे कान में सीटी बजना शुरू हो गया, या जो बम धमाका, उसके बाद मेरे पास जैसे ये आते हैं ट्रैफिक वार्डन्स आते हैं, या जो है ना जो फौज वाले आते हैं कि जी फायरिंग रेंज में गया, उसके बाद से सीटी शुरू की। इस सीटी का मतलब है कान में से वो डैमेज होता है। तो हम कहते हैं भाई अब ये डैमेज हो गया, दिस इज अक्यूट फेज। अगर अक्यूटली है तो हम जल्दी से स्टीरॉइड्स दे देते हैं, स्टीरॉइड फॉर शॉर्ट टर्म, और साथ में जिनको पहले हो उससे काम आ जाता है। अगर लॉन्ग टर्म है तो पहले तो हम उसको 1-2 साल मेडिकेशन देते हैं। अगर इससे नहीं होता तो फिर हम हेयरिंग टेस्ट करके देखते कितना कमजोर है। अगर 40% से ज्यादा कमजोर है तो देन ही इज अ कैंडिडेट फॉर हेयरिंग। अगर उससे कम है तो हम कहते हैं भाई इसको डैमेज ना होने दो। जबरदस्त, मतलब वो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर है। ठीक है सर। अच्छा सर, आजकल जिस तरह पता नहीं जो भी वजूहात है आप बेहतर बता सकते हैं, लेकिन अक्सर बच्चे जो पैदा होते हैं वो क़ुव्वत समात से महरूम होते हैं, उसका सर कोई इलाज है? ज्यादातर वालिदैन परेशान होते हैं। देखिए मैं बताऊँ, पिछले मेरे पास एक पेशेंट है, उसके 2 बच्चे थे, एक 13 साल की थी, एक 17 साल की थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब ये सुन नहीं रही ना, ये मतलब ये बातें नहीं करता। तो मैंने कहा देखो एक बात याद, आपको पता है यूके में क्या सिस्टम है? यूके तो जो भी बच्चा पैदा होता है उसकी स्क्रीनिंग होती है। ये जो ना इसकी स्क्रीनिंग होती है हेयरिंग की। ठीक है। क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड आपको पता है कितना है? 5 साल का। अगर 5 साल के अंदर अंदर बच्चे का इलाज ना हो, जो सुन नहीं रहा, तो पूरी उम्र पे उसके बाद फिर कोई गूंगा भी रहेगा। देखिए मैं अपनी मिसाल मरीज को देता हूँ, मैं आपको ले जाता हूँ मिसाल रखिए। ठीक है, मैं इनको एक दफा बताना चाहता हूँ कि 5 साल तक डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इलाज जरूरी है, वरना फिर उसके बाद ज्यादा फायदा नहीं है। मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैं आपको अपने साथ रशिया ले जाता हूँ। मैं कहता हूँ भाई इनकी आपने ज़बान सीखनी है, लेकिन कान को मैं आपके बंद कर दूंगा। यार मैं कैसे सीखूंगा जब मैं सुनूंगा ही नहीं। तो बच्चा बात तब करता है जब वो सुनता है तो समझता है तो बोलता है। अगर वो सुन ही नहीं रहा तो समझेगा नहीं तो बोलेगा नहीं। तो जो बच्चे 2 साल से ज्यादा कोई अल्फाज मामा पापा डाडा रोटी इस तरह की बात नहीं करता, तो समझे कि इसका हियरिंग इम्पेयर्ड है। अब उसको देखने का क्या तरीका है? जब वो सोया हो, आप कोई खिलौना करें,
कोई शोर का वो करें कि वो उससे उठता है नहीं। अच्छा, अगर वो उठ जाता है तो इसका मतलब कि ये हेयरिंग है। ओके, अगर इससे आप उसको बुला रहे हैं वो जवाब नहीं देता, टीवी की तरफ देखे 2-3 दफा भी जवाब नहीं देता, समझे भाई ये हेयरिंग इम्पेयर्ड है। सीधा जाए अपने डॉक्टर के पास। 2000-3000 का एक छोटा सा टेस्ट होगा ASSR का। ठीक, जब वो टेस्ट हो जाएगा आपको पता चल जाएगा इसका कितना मसला क्या है? मसला क्या है। जब मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह उसके बाद आपने फिर उसके मुताबिक हम करें। अगर अच्छा। आपको लगता है कोई हेयरिंग इम्पेयर्ड है ठीक, तो हेयरिंग एड लगा लो, और अगर आपको लगता है मुकम्मल डेफ है तो फिर एक सर्जरी होती है जिसको कहते हैं कोक्लियर इम्प्लांट। ओके, कोक्लियर इम्प्लांट लग जाता है। अगर वो 5 साल के अंदर अंदर ये ना हुआ ये सारा सिस्टम, उसका तो कोई फायदा नहीं। ओके। अच्छा सर, कोक्लियर इम्प्लांट और एक हमने ज्यादातर देखा होता है जो इधर कान के आगे हाँ। कुछ चीज लगी होती है, हेयरिंग एड, ये इसमें क्या फर्क होता है? देखिए हेयरिंग एड जो है वो आवाज जो है ना कान में देता है। कोक्लियर इम्प्लांट में बेसिकली डेड कोक्लिया होता है, आप ये समझ। अच्छा, तो वहां पर हम ड्रिल करके होल बना के इलेक्ट्रॉनिक कोक्लिया उसमें डाल देते ओके, हैं, जिसका रिसीवर बाहर होता है सर पे। ठीक है, तो यहाँ से आवाज फिर सीधी ब्रेन में जाती है। ओके, तो इसका जो टाइम है मैक्सिमम 7 years, नॉट मोर देन दैट। अच्छा, वरना एक अच्छा सही किस्म का इंसान अपने हैंडीकैप कर दिया। ओके, और उसका तरीका क्या है, आपको जब लगता है कि वो बात नहीं कर रहा, वो आवाजें नहीं कर रहा 2 साल के बाद, तो जल्दी से जाके एक हेयरिंग असेसमेंट कराना। वो सुला के उसके जैसे आपका ECG होता है ना, इलेक्ट्रोड ब्रेन पे लगाएंगे, आवाजें देंगे, ब्रेन में एक्टिविटी। सिंपल सा टेस्ट। मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए। अक्सर हमारे लोग इग्नोर करते हैं कि चलो अभी छोटा है, बड़ा हो जाएगा, कौन सी क्या करना है। ठीक है सर। अच्छा सर, जिस तरह आप हमारा कंसेप्ट है सबका कि जो माल और दौलत और औलाद है, इस पे हमेशा इंसान की आजमाइश होती है। तो कभी ऐसे हुआ है जब कोई बच्चा हो, औलाद हो किसी की, और उसने कोई पैसे नगले हो, जो कॉइन वगैरह होता है गले में फंसे हो, तो ऐसे कोई वाकयात आते हैं? बहुत ज्यादा। अच्छा, ये तो एक इमरजेंसी है ना। हम्म, बच्चा अगर कफ करे कुछ खेलते हुए और कफ शुरू हो जाए ना, तो आपने पहले समझ जाना कि इसने फौरन बॉडी निकाल ली है। और उसमें 2 चीजें हैं, या वो अगर सांस की नाली निकले तो वो शरीर कफिंग शुरू कर देगा। ठीक है, फिर उसको कुछ मनूवर्स होते हैं, उसको कहते हैं, वैसे उसका नाम है हेमलिक मनूवर। हाँ, क्योंकि एक बात याद रखें, आपकी छाती में हर वक्त हवा होती है, हम्म, ठीक है। तो इसके कुछ मेथड्स हैं जो आपको नेट पे आराम से मिल जाएंगे। अगर छोटा बच्चा है, आपको 3-4 साल का है, तो आप गुड़िया की तरह हाथ में रख लेंगे, ठीक है। ठीक है, उसको ऊपर से जरा से 2 मारेंगे झटके, कमर पे, हाँ, तो वो जो हवा होगी वो कंप्रेस होगी, बाहर फेंकेंगे। अच्छा, ये सबसे आसान ये तरीका है। सबसे आसान तरीका। अब बड़े में आपने पीछे से हाथ रखने, इधर ठीक, 2 झटके देने, तो उसकी जो हवा होगी ना वो उसको बाहर फेंक देगी, ठीक है। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब लाजमी है, वालिदैन होते, परेशान होते, तो वो हाथ से कोशिश करते, नहीं, हाथ से कुछ नहीं होगा, हाथ से नहीं होगा। तो वो उसका मजीद अंदर जाने का खदशा होता है, खतरा है, बिल्कुल। और आप मरने उसको की ये चांसेस भी लाजमी है इसमें होते हैं। पीछे की तरफ कर दो, ठीक है, ठीक है। पाँव थोड़ा ऊपर की तरफ कर, ठीक है, ठीक है। अगर बच्चा है छोटा, हाँ, तो आपने लैप में यूं रखने ना बच्चे को, यूं, ठीक है, सर उसका नीचे और पाँव आपके इस तरफ, आपने पीछे यूं कमर से प्रेस करना कमर है। से प्रेस करना, ठीक है, 1-2 झटके मारेंगे, मारेंगे सर जोर से, अब पूरा हाथ यूं ऊपर, हाँ, ठीक है। तो वो हवा से बाहर निकल जाएगा, आवाज से बाहर नहीं गया, क्योंकि वो नीचे की तरफ हाँ। है ना, ग्रेविटी के पुल से वो नीचे। ऐसी है, और बड़ा है तो उसके पीछे बैठ जाए, ठीक है, और यूं उसके पीछे यूं करेंगे, 2 झटके मारेंगे तो वो निकल आएगा। ऐसी है। ये तो इससे इससे हाँ, और इस सिचुएशन से बचने के लिए मेरे ख्याल से जरूरी है कि बस वो कॉइन है, कितनी ज्यादा कोई पैसे होंगे तो घर में ना रखे तो ज्यादा बेहतर है, बच्चों के देखिए, फोन से बच्चों दूर को रखे। आपको बताऊं क्या क्या चीजें नहीं दी। बच्चों को कभी ड्राई फ्रूट नहीं देना। अच्छा, ड्राई फ्रूट हमारे यहाँ बहुत मस्त है, छालियाँ। तो हमारी तरफ तो लोग कहते हैं कि तो बादाम दो के बातें करें। कभी नहीं देना बेटा। अच्छा, उसको क्रश करते हैं दूध में। हाँ, हाँ, ड्राई फ्रूट सबसे ज्यादा ड्राई फ्रूट पसंद है। बच्चे को ड्राई फ्रूट नहीं देना मोहब्बत में आके। अच्छा, उसको ऐसी चीज देनी है जो सेमी सॉलिड है। ओके, ड्राई फ्रूट आपको पता है सबसे ज्यादा, और ड्राई फ्रूट क्यों खतरनाक है? 24 घंटे बाद ये स्वेल होना है। ओ, हाँ, पानी खींचते स्वेल हो जाता है, सांस को मुकम्मल बंद कर देता है। अच्छा, अब देखें 2 चीजें। अगर एक बच्चा क्रॉनिक कफ कर रहा हो, कफ उसकी जाती नहीं, आप एंटीबायोटिक भी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो देयर इज अ सस्पिशन कि उसने छोटी बॉडी फंसा ली। अच्छा, जो अननोटिसेबल है, अननोटिसेबल कफ उसकी नहीं जा रही है, कुछ मसला भी नहीं है, बुखार भी नहीं हो रहा, उसको कफ नहीं जा रही है, तो समझे कि इसने कोई फॉरेन बॉडी फंसाई है। ओके, तो ओके, बेटर गेट इट मतलब सिंपल तरीका ये है कि खुदा न खास्ता ऐसा कोई सिचुएशन आए तो कोशिश करे कि अपने करीबी अस्पताल, हाँ। करीबी इंटी सर्जन के पास जाए। ठीक है सर, चले अब कुछ छोटे हो गए, अब बड़ों की तरफ। जो बड़े कहते हैं कि वो मछलियाँ खाते हैं और मछलियों में कांटे फंसते हैं, कुछ लोगों ने तो मछलियाँ
कान ही छोड़ दियो कांटे फंसने के वजह। तो ये इतना खतरनाक होता है या वैसे? हमें कभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं हुआ। इससे वैसे एक जोक वाली बात है, हम कहते हैं जब तुम अकेले मछली खाओगे हाँ तो तुम्हारे ये मसले मसाइल कैसे होंगे, तो दोस्त के साथ खाओ ताकि वो तुम्हारी हेल्प कर सके। अकेले मछली क्यों ना खाओ। अच्छा सर। तो गपशप होगी। लेकिन जो आपके टॉन्सिल्स हैं ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा फंसते हैं, क्योंकि ठीक है। छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसको कहते हैं क्रिप्ट्स, और एक बड़ा सुराख होता है जिसको कहते हैं क्रिप्टा मैगना। ठीक है, तो इसमें कभी भी मछली का कांटा फंस जाता है। तो हमारे पास जितने भी 80 to 90% केसेस आते हैं तो वो इसी तरह होते हैं कि वो कहता है जी मछली का कांटा फंस गया, तो हम क्या करते हैं, एंडोस्कोपी करके देख। अच्छा। ऑफिस, इट्स ऑफिस प्रोसीजर ना। ठीक है। तो आके उसमें जो ना थोड़ा सा मतलब एंडोस्कोपी वो जो हाँ। कैमरा डालते हैं गले में, कैमरा डाल वो ज्यादा पेनफुल तो नहीं होता? नहीं। अच्छा एंडोस्कोपी ठीक है। चले, मतलब लोग मछलियाँ खाते रहे, हाँ, लेकिन मछली कांटे खाते रहे। फंसे तो सर से जरूर राब्ता रखे। अच्छा सर, एक और चीज़ जो है कॉमन, जो चीज़ें हम यूजुअली इसमें डिस्कस करते हैं, तो आजकल जिस तरह गर्मियों का मौसम है, लोग नॉर्दर्न एरिया की तरफ करते हैं, मतलब ट्रेवलिंग ज़्यादा करते हैं। कुछ लोग होते हैं जैसी गाड़ी में बैठते हैं तो उनको उल्टियाँ शुरू होती है, और उस उल्टियों से वो खुद भी इंजॉय नहीं करता, उनके जो साथी है वो तो बिल्कुल नहीं कर सकते। स्पेशली जो गाड़ी का मालिक होता है उनको तो ये ऐसे लगता है कि इस बंदे को बाहर फेंक दे, उतना बुरा लगता है उनको। तो इसका सर कोई इलाज बताए जाके, इनका भी आपस में कोई ज्यादा। ये आपका जो लैंग्वेज है ना, ये जी सर। कान का हमें लगता है कि कान का एक ही मसला फंक्शन है सुनना। नहीं जी, कान के दो फंक्शन है, एक सुनना है, एक आपका जो है ना जिसका बैलेंस। तो जैसे आप जब आप बैठे हो लेकिन वो पिक्चर बदल रही हो ना, तो ये आपका ये जो लेबिरिंथ है ये कंफ्यूज हो जाता है। तो ये वेगस नर्व आपके एक्टिवेट हो जाता है, जिससे आप उल्टी को हो जाता है। ऐसे लोगों को मेरी यही हिदायत होती है कि जो भी ऐसे पेशेंट होता है, जैसे मेरी फैमिली में है तो इसलिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें, तो मैं उन्हें ये करता हूँ कि मैं एक एंटी एमेटिक, ठीक है, जिसमें आपके शामिल है ये जो ऑनसेट टैबलेट्स है, मैं ये दे देता हूँ, या जो ग्रेविनेट है, सिंपल ग्रेविनेट खा लिया करें, इससे आप ठीक रहेंगे। क्योंकि ये जो आपका जब लैबिरिंथ एक्टिवेट होता है तो आपके वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है, जब वेगस नर्व एक्टिवेट होता है उल्टियां शुरू। ठीक है। वेगस नर्व का नाम ही वेगस वैगाबॉन्ड्स है, क्योंकि ये नर्व जो है ना, इसकी सप्लाई मैदे को भी है, सब हर चीज को है, तो ये कान में से होके जाता है, तो वो आपका एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो मतलब वो कोई ट्रेवलिंग शुरू करने से कोई भी उल्टियों की दवाई अवेलेबल है वो ले सकते हैं, और साथ भी रखे अगर ट्रेवलिंग लंबी है तो 4-5 घंटे बाद रिपीट करें। फिर आपके जो देखने वाले, मैं आपको एक वो छोटी टिप दूंगा, अपनी गाड़ी में एक रख ले सिर्फ। अच्छा, ग्रेविनेट का सिर्फ रखो गाड़ी में। हाँ, आपको जो भी आपके साथ कंपेनियन जा रहा हो, अगर आपको लगता है, क्योंकि इसका आधे घंटे में ऑनसेट हो जाता है, ठीक है, इस दवाई अपने पास एक रख, शॉपर और एक ये सिरप रख लो, जिसको भी उसको कहीं एक चम्मच पी लो, ठीक है, ताकि वो सुकून से सफर गुजरे। और जिनको पता है कि उनको ये मसला है, उनको साथ में एक शॉपर वगैरह रखना चाहिए ताकि ये टैबलेट जो है। ठीक है। अच्छा सर, दूसरी जो कॉमन चीज हम सब आप नोट करते हैं, जब हम थोड़ी सी हाइट पे जाते हैं तो हमारे कान बंद होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बबल का है, कुछ लोग ऐसे आवाज करते हैं, तो ये ठीक तरीके हैं या इससे बेहतर कोई तरीका है? देखें, जिन लोगों के नाक का मसला होता है उनको ये मसले ज्यादा होते हैं। अच्छा। लोगों को जिनकी नाक की हड्डी टेढ़ी हो, जिनको चोट लगी हो नाक पे, उन लोगों को ये मसला होता है। बेसिकली 90 ये जो 90 mm ऑफ HG, ये याद रखें, जब 90 mm ऑफ HG का फर्क आएगा तो उसको ये मसला शुरू होगा। जब जहाज चढ़ता है या जहाज उतरता है, या आप जैसे नथिया गली चले जाए, आपके कान बंद हो जाए, तो सिंपल तरीका है नाक बंद करके अच्छा हवा भरे, इसका कहते हैं वॉल्सल्वा मनूवर। अच्छा, मुंह में हवा भरे या मुंह में हवा भरे? कानों से प्रेशर जो हवा भरे मुंह में और पीछे की तरफ ले जाए। अच्छा, मैंने कहीं से सुना था कि इससे पर्दे डैमेज होते हैं। अच्छा ठीक है, चले, जबरदस्त। अच्छा सर, एक और जो यूजुअली लोग शादियां करते जिनको नहीं पता होता, वो बड़े खुश होते सुहाग रात के लिए, लेकिन उनको पता चलता है कि उनका पार्टनर खराटे बहुत ज्यादा ले, तो वो क्या उस खराटों के साथ ही वो जो पार्टनर है बेचारा, अब उनको शादी की सूरत में, पार्टनर की सूरत में खराटे फ्री में मिले, मुकद्दर समझे, या उसका कोई वजह इलाज है? मैं आपको इसको वैसे तो एक बीमारी होती है, उसका स्नोरिंग स्पाउस सिंड्रोम। ओके, स्नोरिंग की वजह से स्पाउस छोड़ के चला जाता है। ओह, ऐसा ही होता है। इसके लिए स्नोरिंग स्पाउस सिंड्रोम, यानी कि उसको नहीं पता कि भाई ये तो मेरी नींद सारी खराब कर देगा। एक बात याद रखें, खाना 2 दिन ना खाओ, 3 दिन ना खाओ, 4 दिन ना खाओ, कोई मसला नहीं, मतलब आपके फैट मोबिलाइज हो जाएगा। लेकिन नींद अगर आप आज ने 24 घंटे की, कल आपने 2 घंटे की नींद का कोई स्टोरेज नहीं है,
नींद ना हो तो आपकी जिंदगी खराब हो जाती है। अच्छा स्नोरिंग की वजह से आपकी भी जिंदगी खराब होती है, आपके पार्टनर की भी जिंदगी खराब होती ठीक है। है। अब मैं मरीज को समझाता हूँ कि देखो जैसे अगर ये इसमें से हवा मारूं ना, आवाज नहीं करेगी, अगर मैं इसको तंग कर दूं, हाँ इसी तरह नाक का सुराख तंग हो जाता है बेसिकली। उसकी यही वजह एलर्जिक है, या उसका डीएनएस है, या ट्रॉमेटिक नोज है, जिसकी वजह से उसकी नाक की जो सुराख है वो कमजोर हो गया, अच्छा कम पतला हो गया, जिसकी वजह से जब उसको सांस लेगा तो खराटे हो गए। खराटे आवाज है बेसिकली। ठीक है। तो हम उसे कहते हैं गेट इट चेक बाय एन ईएनटी सर्जन। ठीक है। अब अगर इसका कर लेता है तो फायदा क्या होगा, उसको पता चल जाएगा डिजीज का। अब इसमें एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। हाँ जी बिल्कुल। सांस का बंद हो जाए। हाँ पश्तो में उसको पता नहीं खपसा कहते हैं, हाँ, उर्दू में उसको क्या कहते हैं। अगर एक पेशेंट हाँ। 5 दफा से ज्यादा रात को उठता है, नींद के सांस के बंद होने, इसको फ्यूचर में हार्ट अटैक हो सकता है। ओह हाँ, इसके दिल पे बोझ पड़ जाता है, ऑक्सीजन बंद हो गई है, अब दिल को काम करना पड़ रहा है, उसको बहुत ज्यादा काम करना। ये खराटों वाली की ही बात कर Yes. रहे हैं, तो उनको हार्ट अटैक के भी हाँ, चांसेस हैं। खराटे का जो एक्सट्रीम है वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। खराटे इज एन अर्ली साइन, हाँ इसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होगा ठीक जब है। इसका उम्र बढ़ेगी, वजन बढ़ेगा, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। हाँ तो जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो इसको मसला ज्यादा पेचीदा हो जाएगा। तो फिर इसको शुरू हो जाएगा ओएसए। जब ओएसए शुरू हो जाएगा, मेरी 2-3 दिन बाद एक सर्जरी है ओएसए के पेशेंट की, वो अच्छा कहते दिन को सो जाता, अच्छा नींद पूरी नहीं हो रही होती, ओके लॉन्ग ड्राइव सो जाता है, गाड़ी चलाते हुए सो जाता है, फिल्म देखते हुए सो जाता है, डिस्कशन करते हुए सो जाता है। तो आप समझ जाए भाई इसको खराटों का मसला है, इसको अच्छा। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया स्टार्ट हो। तो मतलब सबसे मेन मसला नाक की नाक हड्डी का की है। होती है। उसमें गले में कुछ इस तरह नहीं, होता है। गले में भी होता है, अच्छा टॉन्सिल्स बहुत बड़े हो जाएंगे। लेकिन मेन नाक मेन है। नाक तो मतलब नाक टेढ़ेपन से एक तो ये हुआ कि खराटे ले रहा है, खराटे ले दूसरा ये है कि उसकी बेगम ने उसको छोड़ दिया तीसरा ये है फिर उसके दिल कि की उसको मसला- हार्ट अटैक भी शुरू हो गया। और फिर उसका फॉरगेटफुलनेस, तो मतलब amnesia ये बोलते हैं। हाँ इसकी याददाश्त खराब होनी शुरू हो जाएगी। ओ मतलब आप समझे कि आपके जिंदगी के आधे मसाइल तो नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से, जिसको हमारे लोग बहुत लाइट लेते हैं। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होते हैं, उनको वालिदैन अपनी तरफ से मशवरे देते कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, कोई मसला नहीं, आराम से घर बैठ जाओ। तो ये उन सब के लिए मेरे ख्याल से बहुत ही जरूरी मैसेज है कि ये हॉनेस्टली मुझे भी नहीं पता था कि बेगम भी छोड़ सकती है आपको इसकी वजह से। आप खराटे ले रहे हो, उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, वो कितनी बर्दाश्त करेगी, कितना बर्दाश्त और कम हरकतें की ये भी बर्दाश्त करे अच्छा सर चले, ये तो बहुत अच्छी बात हुई, नाक की दुश्वारी का बताया, तो उसका तो इलाज सर्जरी ही होता है, आपने बता दिया। अब इसमें जिस तरह नाक की तरफ अब हमने डिस्कशन शुरू ही कर दिए, तो एक मैंने कुछ लोग देखे हैं जो किसी ना किसी घर में लास्ट में एक बंदा जरूर ऐसा होता है जो पूरा टिश्यू पेपर का डब्बा या जो भी है वो पूरा दिन ऐसे साफ कर रहा होता है, वो नाक का बुरा हाल कर देता है। उनको एलर्जीज होती है या आदत होती है या सारे दिन वो नाक भी खींच रहे होते हैं, तो इसकी ये क्या वजह क्या है और इसका कोई इलाज है या नहीं टिश्यू पेपर ही इसका इलाज? नहीं देखो ये जो है ना, ये एलर्जिक राइनाइटिस होता है। अब देखो एलर्जी में जो ना 3 बड़े सिम्टम्स हैं, बाकी छोटे छोटे सिम्टम्स। 3 बड़े सिम्टम क्या है? नाक का बहना, जी सर, नाक का बंद होना, ठीक है, और छींके आना, ठीक है। अब किसी में एक होगा नाक बहता रहेगा, किसी में दोनों होंगे, बंद भी होगा, किसी में तीनों होंगे, छींके भी साथ रहेंगे। तो ये एलर्जिक राइनाइटिस के टॉप के। उसके बाद सर का दर्द होना, गला खुश्क होना, खुशबू बदबू का पता नहीं चलना, आंखों में खारिश होना, नाक में जलन रहना, ये छोटे लेकिन 3 मेन सिम्टम है। नाक का बहना, बार बार छींके आना, और नाक का बंद हो जाना, ये एलर्जी की। हाँ ये एलर्जी। अब देखिए इस्लामाबाद की, आप इसलिए कह रहे हैं इस्लामाबाद की आधी पॉपुलेशन एलर्जी। मेरे पास आजकल जो पेशेंट आ रहे हैं ना, ये मार्च से हमारा स्टोरी शुरू होता है, ये मई जून तक चलता है एलर्जिक राइनाइटिस। क्योंकि इस मौसम में फूल पत्ते पौधे आते हैं, तो पोलन एलर्जी यहाँ पे इस्लामाबाद में टॉप पे। तो मैं उनको समझाता हूँ कि भाई ये आपका मसला है एलर्जी, और उसकी ट्रीटमेंट टैबलेट्स प्लस नेजल स्प्रेज है। बीमारी शुरू हो, खुद दवाई शुरू करो, खुद से इलाज। हाँ, बीमारी ठीक होती है, दवाई को बंद करो। तो खुद से इलाज तो ज्यादा डॉक्टर मना कर। हाँ, लेकिन देखे उसको जो है ये एलर्जी के, उसको समझाना पड़ता है, एलर्जी के पेशेंट को एजुकेट करना पड़ता है, उसको तरीका बताना पड़ता है। और ये जो ट्रीटमेंट है, दिस हैज वेरी लिटिल जो है ना, उसमें कहते हैं साइड इफेक्ट्स। इसको कोई इतना वो नहीं है, क्योंकि 3 में से 1 मरीज एलर्जी का अस्थमैटिक हो जाता है अगर वो एलर्जी की तरफ वो तवज्जो ना दे।
तो हम इसी वजह से कहते हैं कि भाई ये चीजें देख लो, जब ये मसले होंगे, आपका नाक बंद है, परेशान है, छींकें आ रही हैं, आपको गला खुश्क हो रहा है, रात को आपको सांस बंद हो रहा है, तो आपको समझो कि आपकी एलर्जी ज्यादा हो गई। सिंपल एक टैबलेट लो और एक नेजल स्प्रे, और सुबह नमक वाले पानी से धो लिया करो। ठीक है। उसको देखिएगा, एक गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डालना, अच्छे से किया, नाक में पाना, तो इसकी एलर्जी आपकी सेट हो जाएगी। लेकिन पहले अच्छे से डॉक्टर से डायग्नोज करवाए, क्योंकि ज्यादातर लोग जाते हैं डॉक्टरों से, फिर वो सर्जरी करते हैं, फिर वो आप समझे कि वो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि नाक की सर्जरी नाकाम होती है। मेन वजह ये होती है कि डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हुई होती, ये होता है। अच्छा चले सर, ये तो देखे, अब हमें भी लोग चक्कर देते हैं, हमने भी किसी को दिए होंगे। कुछ चक्कर होते हैं जो इंसान दूसरे इंसान को देता है, जिसका कोई इलाज नहीं है, बस अल्लाह ही बचाए उन चक्करों से। लेकिन कुछ चक्कर होते हैं जो मेडिकली चक्कर होते हैं, जिस तरह ये हम उसको वर्टाइगो या डिजीनेस कहते हैं। कोई कहता है दुनिया घूम रही है, कोई कहता है मैं घूम रहा हूँ। ये बेसिक वजह क्या होती है और इसका कोई इलाज है? या देखिए, ये मेरे पास जिससे पेशेंट आते हैं वर्टाइगो, मैं उससे पहले सवाल हमारा ये होता है कि भाई ये चक्कर आ रहे हैं, अंधेरा। दो चीजें इसमें, एक अंधेरे को भी चक्रों में ही लोग डाल देते हैं। अगर एक पेशेंट है ना चलते हुए या जैसे बेड से उठता है या लेटे से उठता है और अंधेरा आ रहा है, तो ये चक्रों में नहीं वो। अच्छा, ये इनकी बेसिकली आयरन की कमी होती है, खून की कमी होती है। ओके, तो ये तो पहले ये कमजोरी है। हाँ, ये कमजोरी। दूसरा, आप चक्कर आते हैं तो पहला सवाल हमारा ये होता है कि चक्कर जब आते हैं तो साथ में उल्टी तो नहीं होती, बेहोशी तो नहीं होती, बेहोशी तो नहीं होती। तो चक्कर के दो वजूहत है, एक है ब्रेन, एक है कान। ठीक है। जो ब्रेन का चक्कर है ना, सेंट्रल, उसका है सेंट्रल वर्टिगो। एक है पेरिफेरल कान की वजह से, सेंट्रल ब्रेन की वजह से। ठीक है, तो आपने पहले तो नोट करने कि कोई सेंट्रल वर्टिगो ना हो। सेंट्रल वर्टिगो क्या है, वो जब एक दो चक्कर आते हैं तो फिर उसके बाद मरीज को घंटा रहता है, वो बेड से नहीं उठ सकता। तो खुदा न खास्ता ब्रेन कोई रसोली ना हो। हाँ, कोई ब्लड प्रेशर में से कोई रग ना फट गई हो, जिसको हेमरेज बोलते हैं, जिसको हम जुबान में जो सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट्स बोलते हैं, सीवीएस, तो ये ना हो। तो अगर ये रूल आउट हो जाए तो फिर कान की वजह से। आप कान की वजह से 2-3 किस्म के होते हैं। एक जो स्ट्रेस, कॉफी इंटेक वाले, सिगरेट इंटेक वाले, हाई सॉल्ट इंटेक वाले और निकोटीन इंटेक वाले, इन लोगों में होता है मेनियर्स डिजीज। चक्कर के साथ उनको शोर भी रहता है कान में और सुनाई भी कमजोर हो जाता है। अब इसको कहते हैं मेनियर्स डिजीज की थोड़ी सी ट्रीटमेंट लगती है 1 साल से 16 महीने तक। उसको ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। जो दूसरे है जिसको कहते हैं बिनाइन पोजिशनल paroxysmal vertigo, BPPV, वो अमूमन एक छोटा सा कोई ऐसा इवेंट हो जाता है जिससे कान पे लग जाता है, गिर जाता है, चोट लग जाती है, तो जो कान के अंदर छोटी छोटी ऑटोलिथ्स वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब वो क्रिटिकल पोजीशन में जाता है तो उसको चक्कर आता है। वो पेशेंट आपको क्या कहेगा, बेड से उठता हूँ जैसे चक्कर आते हैं, चंद सेकंड रहता है फिर ठीक हो जाता हूँ। अच्छा, तो वो ऑटोलिथ अंदर हिल रहे होते हैं, तो वो फिर उसकी कुछ पोजिशनल एक्सरसाइज है। अच्छा, हम वो एक्सरसाइज करते हैं। कुछ लोगों में एक एक्सरसाइज फॉर लाइफ ठीक हो जाता है, बड़े आसान ट्रीटमेंट। तो वो सर बताएं हमें। उसको कहते हैं हेमलिक मैनूवर। अच्छा, हाँ, लेकिन वही बात है कि आप किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर के पास बस सर ना बताए, फिर डॉक्टर के पास ही ज्यादा बेहतर है। वरना हमारे लोग तो आपको पता है फिर उसमें अपने अपने इजादात लेके आते, नई नई चीजें लेके आते। अच्छा सर, तो ये है कि मतलब कुछ चक्करों के इलाज है और जो इंसान चक्कर देते हैं उसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा सर, ये दूसरी चीज जो है, मतलब लाजमी है, सब नोट करते हैं, मैं भी नोट करता हूँ। यूजुअली जब मैं किसी स्टोर पे जाता हूँ या किसी रेडी वाले के पास जाता हूँ तो उनके पास एक छोटे छोटे वाइट स्टिक्स होते हैं जिनके आगे रुई लगी होती है, कोई कार्टन बर्ड, कोई ईयरबड, मुख्तलिफ नाम उसके होंगे। तो वो बहुत ज्यादा एक समझे कि बिकने वाला आइटम होता है लोगों का। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, ज्यादातर लोग यूज कान के लिए करते हैं। तो वो जो कान उस चीज के साथ सफाई करते हैं, वो आप लोग रिकमेंड करते हैं या नहीं? अच्छा, हम बहुत कम रिकमेंड, स्ट्रांगली नॉट रिकमेंडेड। उसकी वजह ये है कि देखो, आपके कान का पर्दा है, उसकी वो कितना है, उसकी कंसिस्टेंसी। जो आपने प्याज देखा है, प्याज के ऊपर जो झिल्ली सी होती है, कान का पर्दा इतना नाजुक है। अच्छा, क्योंकि नजर नहीं आता, लोगों को पता नहीं। आंख देखें, कुछ समाती, और कुछ लोग तो मैंने देख के बिल्कुल लड़ रहे होते उसके साथ। आते 3-4 दिन बाद पहले मेरे पास एक पेशेंट आया कि जनाब कान से खून आ रहा है। मैंने पहले ये पूछा, कोई तीली क्यों जी, तीली मारी। मैंने अपने पर्दा फाड़ लिया भाई। अब फिर इसका इलाज मुश्किल भी है और महंगा भी है।
नया पर्दा बनाना हो तो उसका ऑपरेशन करना कान के नेक्स्ट कराना से, तो इसलिए हम तो कोई भी रिकमेंड नहीं। हाँ, मैं आपको सिंपली बताता हूँ, अगर आपको कान में खारिश हो रही है, आपको कान में ज्यादा वो है, तो उसमें ऑलिव ऑयल ड्रॉप्स, जिस कान में इन्फेक्शन ना हो, अगर ठीक ठाक कान है तो ऑलिव ऑयल ड्रॉप्स के 2-3 कतरे डाल लिया। जैसे बालों में खुश्की हो तो क्या करता है? स्पेसिफिकली सर, सॉरी आपको काटूं, स्पेसिफिकली ऑलिव ऑयल जो ज़ैतून हाँ, है या कोई थिन ऑयल है, ऑलिव ऑयल, कैसेवे ऑयल, जिसको ये जो लोग सरसों का या कोई भी, सरसों का तेल थोड़ा मोटा है। अच्छा हाँ ठीक, वो भी है, लेकिन सरसों का तेल थोड़ा मोटा है, ठीक, ऑलिव ऑयल थोड़ा पतला है। मतलब आलमंड ऑयल बड़ा अच्छा है, तेल वाले बादाम तोड़ वाला। के जो है वो हाँ ठीक सही है। तरफ जा हाँ, रहे हैं। अगर आपके कान में पीप आ रही फिर नहीं डालना। अच्छा, हाँ, कान ठीक ठाक है लेकिन खारिश हो रही है, 2 कतरे ऑलिव ऑयल डालना। मतलब सारी बात हमारी जो डॉक्टरों की डिस्कशन की उसी पे खत्म हो रही है कि जरूरी है कि किसी डॉक्टर को चेक कराए, हाँ बेहतर। और ये जरूरी नहीं है कि आप उस चीज को डैमेज करें, खराब चीज लेके जाए फिर डॉक्टर के पास जाए, आप पहले भी जा सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। और ये कुछ स्टोर वाले लोगों से भी हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि कोशिश करें, कमाई हर चीज में अल्लाह ने और चीजों में भी रखी है, तो कुछ हाँ। चीजें ऐसी होती है जो आपको लगता है कि इंसान को डैमेज करती है, तो वो ना भेजे तो ज्यादा बेहतर है। सर ऐसे कोई पेशेंट आपके पास आते अक्सर होते बच्चे या बड़े जिसके कान नाक में कोई मोती या कीड़ा या इस तरह कोई मच्छर कोई चीज घुसी हो, और फिर वो लोग ट्राई करते कर घर में ट्राई करके उस चीज को आपके लिए जो आसान प्रोसीजर होता है उसको मजीद मुश्किल बना देते हैं, ऐसे आते हैं या? मैं बताता हूँ, 3 दिन पहले मैं चौपाल गया था, मेरे पास एक आंटी की आई कि भाई बच्चे के नाक में मोतियां पड़ती है। अच्छा तो सर, मैं नहीं बताऊंगा आगे, तो वो बंदे नहीं, हमारी फील्ड का बंदा, उसने आंटी जी के जो हेयर पिन है उससे वो निकाले। तो मतलब आंटी के, हाँ, उसका अगर हेयर पिन दे और उससे वो मोतियां निकालने लगा। मैंने कहा यार ये तो, अब मैं उसको क्या बोलता। लेकिन देखिए, जब एक चीज के आप ट्रेंड ना हो ना, तो इट इज, जैसे आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि कमाई के बहुत जरूरी जरिए हैं, हाँ, लोग को डैमेज करके कमाई ना करे, तो आपको अगर नहीं ट्रेंड तो उसको फॉलो करिए। इट इज ऑलवेज बेटर टू डिफ्यूज देन टू डैमेज। ऐसी है, डैमेज करने से अच्छा आप रिफ्यूज करके मैं ट्रेंड नहीं हूँ, आप किसी दूसरे प्रोडक्ट के पास चलते हैं, ऐसी, और इसमें आपकी कोई बेइज्जती नहीं होने वाली। ठीक है, आप जूनियर है, मतलब अगर आप ईएनटी के स्पेशलिस्ट होंगे आपको जरूर आएगा, लेकिन अगर आप ईएनटी स्पेशलिस्ट नहीं है तो अल्लाह ने आपको आगे बना देना है। अब छोटी उम्र में आप बड़े बड़े कारनामे करने की कोई नहीं जरूरत नहीं है, करने उसमें आप ऐसी है। हाँ, तो उसने जो ना वो उसका एक छोटा सा वो होता है जिसको हम यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। अच्छा, तो वो उसको हमने कहा कि बस एक अटेम्प्ट करते हैं, वो निकला। माँ इतनी उसकी खुश हुई कि जैसे, मैंने कहा आंटी जी क्यों इतने परेशान हुए, तो छोटा सा मसला, कहते हैं कि उसका खून आने लग गया, वो परेशान हुई। तो मुझे देखो ये दिल में है कि अरे देखो छोटे से मसले को कितना बड़ा बना दिया। और जिस तरह कान का ये है कि जब अभी बरसात आने वाली, और ये हर पेशेंट के साथ होगा कि एक नहीं तो दूसरे के साथ जरूर होगा, कान में मच्छर कीड़ा या इस तरह चला। अब चूंकि वो बिल्कुल टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर नाचता है, तो आपको लगता है कि मेरे दिमाग में चला गया, लोग जमीन पे लेट जाते, छलांगे मारते, क्या करूं। तो उसका तरीका ये है कि आप सिंपल, जिस घर में ऑयल हो ना, वो ऑयल से भर देगा। अच्छा, उसका दम घुटेगा, दम घुट जाएगा उसका। हाँ, उस कीड़े का दम घुटेगा या कुछ बाहर लोग निकल जाएगा, मर जाएगा। कुछ लोग परफ्यूम वगैरह भी डालते हैं, हाँ, वो भी ठीक है। हाँ, अगर कान में इन्फेक्शन नहीं है, मानो नहीं है, अगर कान में इन्फेक्शन नहीं है तो कान में ऑलिव ऑयल डाल ले, उससे ये होगा कि उस कीड़े का दम घुटेगा, वो बाहर आ जाएगा, ये अंदर मर जाएगा, तो कम से कम वो स्टेबल हो जाएगा। फिर जैसे ही आपको मौका मिलता है, इस डॉक्टर से आपको उसकी सक्शन, मतलब ये है कि इसमें अच्छी बातें निकली कि एक तो जितने भी हमारे कोलीग्स है, एक ये कि मतलब ऑनेस्टी भी बहुत जरूरी चीज है, और पेशेंट और पैसे अल्लाह ही देता है, वो कोई नहीं देता। दूसरी चीज ये कि मरीज को भी अपना वर्कअप करना चाहिए, किसी अनप्रोफेशनल के पास कोशिश करे कि ना जाए। अच्छा सर, चलिए ये डिस्कशन फिर लंबी हो जाएगी, तो हम एक और चीज पूछना आपसे चाहते हैं। नुसरत फतेह अली खान और चाहत फतेह अली खान दोनों को तो लाजमी आपने सुना होगा, चाहती हुए, किसी को चाहत को ना चाहती हुए सुना है और नुसरत फतेह अली खान को चाहती हुए सुना है। सर इनकी दोनों की आवाज में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है? तो ये सर मुझे बताएं कि एक की बहुत इंतहाई सुरीली आवाज है और एक की, समझ रहे हैं ना, अब हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये ऐसे क्यों है, ये आवाज निकलती कैसे है? मतलब मैं, हाँ, ये जो आप वोकल कॉर्ड्स है ना जी, जैसे आपने पहले मुझसे सवाल किया कि बच्चे जो ना वो मतलब बोलता नहीं है, तो मैं उससे कहता हूँ कि अल्फाज आवाज है, अल्फाज नहीं है। अल्फाज आपकी जबान बनाती है, आवाज आपकी नेचुरल है भाई। अच्छा। वो कॉर्ड से निकल रही है, वो कुदरती है। हाँ देखो, एक सुनो आप, तो
15 साल से नीचे लड़का लड़की की तकरीबन एज जैसी बात होती है। ठीक है। हाँ, उसके बाद मर्दों का वोकल कॉर्ड बढ़ना शुरू कर, औरतों की वैसे, इसीलिए मर्दों का आपको एडम्स एप्पल पा जाता है। ठीक है। फीमेल का नहीं होता एडम्स एप्पल। हाँ, वो जो गले में ऐसे निकला होता हाँ, है। ये क्योंकि मर्दों का बड़ा होना शुरू हो जाता अभी है। छोटा सा ही। हाँ, मर्दों का बड़ा होना शुरू होता है, जिसकी वजह से उसकी जो वोकल कॉर्ड्स है वो थिक हो जाते हैं, इसीलिए मर्दों की आवाज में बेस ज्यादा हो जाती है, औरतों की आवाज में पिच ज्यादा होती है। अच्छा, ये बेस और पिच में है फर्क। ओके। तो इसीलिए जितने भी जो फीमेल सिंगरों के लिए मतलब जो है ना जो बच्चे होते हैं, बच्चों के फिल्मों में अक्सर आपने गाने सुने होंगे, तो उनके फीमेल सिंगर गा लेती है। लड़का होता है बच्चा, लेकिन चूंकि बच्चों में बच्चे और बच्चियों की एक ही जैसी आवाज होती है, लेकिन जैसे ही वो बलूगत को पहुंचते हैं ना, तो मर्दों के वोकल कॉर्ड थिक होना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए उनके आवाज में बेस ज्यादा हो जाती है, मर्द कहते हैं मर्दानगी आ गई। अच्छा, तो जो आपने कहा ना कि आवाज में फर्क वोकल कॉर्ड की वजह से। ठीक है। हाँ, अब वोकल कॉर्ड वो नेचुरल है, मतलब उसमें आप जो आप कहते हो उसको मॉडिफाई, आप जो एक्सरसाइज से करते हो ना, वो उसको ड्यूरेशन करते हो कि आप सांस रोक सकते हो ज्यादा देर तक, जैसे माशाल्लाह कारी हज़रात लंबी जो ना एक ही सांस में तिलावत कर जाते हैं। हाँ, ये प्रैक्टिस से है कि आप लंबा तान खींच लो, लेकिन आवाज नहीं बदल सकते। आवाज नहीं। तो ये कुछ सिंगर्स होते हैं जिस तरह, मतलब एक बहुत फेमस है अरिजीत सिंह, वो परसों भी मैं कोई उसका सुन रहा था, तो कह रहा था कि हमने ये अपनी आवाज तोड़ के मेहनत की है, इस तरह की है वो नहीं, ये जो सांस पकड़ लेना, अच्छा, लंबी इस चीज आवाज को ही में कहते हैं। तो इस तरह जो लंबी तान, ठीक है। ये इसमें मेहनत है। वो सारे का मामा हाँ, जो पता नहीं क्या क्या बिल्कुल। कहते हैं। ठीक है सर। अच्छा सर, अभी जिस तरह बात हो रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा घर होगा जिसमें कोई टांसल वाला मरीज नहीं होगा। तो ये टांसल, इसका इलाज क्या है और ये है क्या चीज और कैसे डायग्नोज करते हैं? देखिए, मैं अभी एक टॉन्सिल की जो सर्जरी करके आया ना, उसमें यही होता है कि मरीज हमारे पास आता है जिसके टांसल है गले में। मैं उससे कहता हूँ देखो भाई, ये ना बोलो आप डॉक्टर को, देखो आप गलत सर्जरी पे खुद सर्जन को लेके जाते हो। हाँ, आप जब भी डॉक्टर पास जाओ, डॉक्टर से गला खराब है, आप क्यों टॉन्सिल मतलब डॉक्टर ना बने, हाँ, मरीज डॉक्टर बन के जाए। मरीज बन के जाए। ठीक उसका है। डॉक्टर साहब, उसका गला खराब है, अब आप देखिए इसका मसला क्या है। तो वो फिर आपसे पूछेगा क्या हर दोनों बात गला खराब हो रहा है? अगर दोनों बात गला खराब है, साल में 6 मरतबा गला खराब है, तो अगर एक बच्चे का 5 से 6 दफा गला खराब हो टॉन्सिल्स की वजह से, तो उन टॉन्सिल्स को निकलवा लेना चाहिए। अच्छा, हर टांसल को? हर टॉन्सिल सर्जरी वाला नहीं होता। ठीक है। जैसे हम पश्चिम में कहते हैं ना, हर सुर्ख दाढ़ी वाला गुरु खान नहीं होता। हाँ, इसे हर टॉन्सिल सर्जरी वाला नहीं होता। साल में 1-2 दफा हर बंदे को इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है। फिर टॉन्सिल का इन्फेक्शन की मल्टीपल रीजंस है। देखिए, ऊपर इसकी नाक है, नीचे इसका मुंह है, जिसको एलर्जीज होंगी वो सारा रेशा गले में गिरता है, रेशा गला खराब करता है, और आप गले का इलाज करते हो, नाक की तरफ नहीं देखते हो। या जिसकी तेजाबियत है बड़ों में, वो तेजाबियत ऊपर आती है, गले को खराब करती है, और वो गले का इलाज करता है, इसकी इलाज नहीं करते जिसकी वजह से मैं इलाज। हाँ, उन चीजों को देखिए। जी सर, आपने जो कहा कि रेशा पीछे गले में जाता है, ये अक्सर लोग ये भी कहते हैं, ये वजह क्या है इसके? एलर्जीज। इस्लामाबाद में टॉप एलर्जीज है। हमारे पास कई कोई पेशेंट आते हैं जिनके पास इतनी पर्चियां होती है, डॉक्टर साहब मेरा गला ठीक नहीं हो रहा। तो मैंने कहा गले का मसला ही नहीं है, इसलिए तो गले का मसला ठीक नहीं हो रहा आपका मसला रेशे का जो गले में गिर रहा है। अब आप इस रेशे को खत्म करेंगे, गला को ठीक हो जाएगा आपका। इसकी मिसाल मैं मरीज को ऐसे ही देता हूँ कि बस आपकी छत में सुराख है, पानी गिर रहा है, बाकी फर्श को ठीक खराब कर रहा है, बार बार फर्श आप ठीक कर रहे हो। कोई कमांडर कहते हैं यार ये तुम इस छत को ठीक करो, फर्श को ठीक हो जाए। ठीक है, मतलब रूट काज को आइडेंटिफाई करके ठीक है। अच्छा सर, जब हम बच्चे होते थे तो हम अक्सर गांव में देखते थे कुछ खवातीन या मर्द होते हैं, उनके गले के आगे बहुत एक मोटी सी स्वेलिंग होती थी। अब मुझे नहीं पता कि वो इलाज करते नहीं थे या उनको पता नहीं था। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके गले के आगे बहुत सारे एक स्वेलिंग होती है, जिसको हम थायराइड या गाइटर कहते हैं। इसका सर इलाज हर एक का ऑपरेशन है या दवाई है, या कुछ आपको बताना चाहे तो? जब मैं स्टूडेंट था तो हमने एक चीज पढ़ा था कि थायराइड की सर्जरी, ये जितनी स्वेलिंग है ना गले में, अमूमन थायराइड, ठीक है, हर दफा नहीं, हर दफा, क्योंकि गले में गिल्टियां हैं, 300 गिल्टियां हैं गले में, 150 एक तरफ, 150 दूसरी तरफ, तो ऐसा ना हो कि कोई और गिल्टी भी थायराइड से बन जाए। तो इसीलिए जब भी गले, देखिए कोई भी अनवांटेड ग्रोथ हो, अनवांटेड स्वेलिंग हो, अनवांटेड जख्म हो, जो 6 हफ्तों से ज्यादा रहे, 40 दिन से ज्यादा, तो इसको आप शक से देखिए।
अच्छा, गले में कोई भी आपको स्वेलिंग नजर आ रही है तो इसको डॉक्टर को दिखाएं। अब अगर थायराइड ये हो जाता है डायग्नोस, वही है थायराइड, तो थायराइड की सर्जरी की 3 टॉप इंडिकेशन है। कैंसर है तो निकालना है, साइज पे इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। कंप्रेशन है तो निकालना, सांस को बंद करना। तीसरा कॉस्मेसिस, सब पसंद नहीं है, आप निकालो। इसके अलावा इंडिकेशन नहीं। 3 C's मतलब 3 C's, कैंसर, कंप्रेशन, कॉस्मेसिस। तब अगर कैंसर और कंप्रेशन नहीं है, कॉस्मेसिस इतना इंपॉर्टेंट हमारे, मतलब अगर वो गांव में कोई गले के साथ कर रहा है, प्रॉब्लम नहीं है तो हाँ, अगर उसको कंप्रेशन नहीं कर, आपने क्या पूछा है, हाँ। कोई रात को कोई सांस बंद तो नहीं हो रहा, अगर वो कहता है हाँ जी मेरा सांस बंद होता है रात को सोते हो, तो फिर आप बेहतर सर्जरी। ठीक है, 1 to 2 सेंटीमीटर वाला नोड्यूल देखे मैं हाँ। आपको मसला बताता हूं। मैं हमारे एक सर्जन आए थे, जतिन शाह साहब, अमेरिका से आए थे, स्लोन केटरिंग के एमडी थे। तो उन्होंने मुझे कहा बेटा जी हर 30% चांस है कि हर इंसान के इसमें नोड्यूल हो, यानी कि गले में? हाँ गले में नोड्यूल हो, अच्छा। थायराइड। कहते हैं अगर 100 बंदे बैठे ना तो उसमें 30 लोग के 30 नोड्यूल में हो। गले में सोजन होगी। तो इसीलिए जो है ना हर नोड्यूल जो है ना सर्जरी वाला नहीं होता हम्म, जब तक वो यानी कि प्रोमिनेंट ना हो, सांस को बंद ना करे, और ये कि कैंसर का कैंसर मतलब फिर वही बात वही आ जाती है कि डॉक्टर को लाजमी चेक कराना। बेहतर है कि एक बार दिखा दे। ठीक है सर, आप कोई शीशा, वेप या गुटखा वगैरह? नहीं क्यों? यार बस इसको सारा ग्रेड हमारे वालिद साहब को जानते हैं। अच्छा उन्होंने मैं कह दिया था कि भाई मैं टांगे तोड़ दूंगा और कुछ नहीं करूंगा। ठीक है सर, वही ये देखा। समझ। अच्छा सर, जो लोग वालिदैन से या नहीं डरते या वालिदैन साथ करते हैं ये नशे, कुछ लोग मैंने देखा है वैसे जो साथ साथ इवन ड्रिंक भी साथ करते हैं, उनकी अपनी लाइफ है, अपनी मर्जी है, अच्छी बात है जो भी उनका है, लेकिन वैसे इसके कितने नुकसान आते हैं गले पे या ये- लाइफ पे या इस चीजों पे? इतना अच्छा सवाल आपने किया ना, क्योंकि मुझे नहीं पता सिगरेट का डब्बा कितने का है, लेकिन मेरे ख्याल 500 का तो होगा। 500 मुख्तलिफ किस्म के होंगे ना। 500, मैं मिनिमम में 500 का रेट सही बता दूंगा तो लोग मुझ पे शक ना करेंगे डॉक्टर साहब। चलो पीते हैं। मान लिया 400 का है ना। अब आप 400 से पता है क्या खरीद रहे, 400 से अपनी मौत खरीद रहे। मैं मरीज को कहता हूँ भाई 400 को समझो कि 200 का तुम दूध हाँ। पी रहे हो और 200 के तुम सेब खा रहे हो या फल खा रहे हो, तो क्या हाल बनेगा यार, तुम इतने फिट हो जाओगे ना। अब मेरे पास पिछले पेशेंट है जिसने 40 साल से सिगरेट पी रहा था, एक डब्बा रोजाना का, 20, इसको कहते हैं 20 सिगरेट्स पर डे। उसकी जुबान का कैंसर हुआ है, जुबान आदि मैंने काट दिया, उसके बाद गले को मैंने साफ किया। ये सारी सिगरेट की वजह से? हाँ, सिगरेट की वजह से। ठीक है, ठीक है। और उसको जो ना 6 हफ्ते शुआएं लगी। परसों जब मेरे पास आया ना तो वो इतना कमजोर हो गया था, गला अंदर से रेड हुआ था, उसको कहते हैं रेडिएशन स्टोमाटाइटिस उसको हो चुका था। तो मैंने से कहा कि यार तुम आज के बाद तबलीग शुरू करो कि देखो मेरी हालत, देखो मेरी क्या हालत है, ये तुम्हारा सिर्फ सिगरेट की वजह से हुआ। एक डब्बा से देखो, रूल ऑफ 20 याद है। ठीक है। जो बंदा 20 सिगरेट पिएगा दिन के 20 साल तक, उसको जरूर कैंसर होगा, गले, सांस की नाली का। ठीक, और इसके साथ जैसे आपने फरमाया ड्रिंक, अगर ड्रिंक एडेड होगी तो ये ड्यूरेशन और छोटी हो जाएगी। ठीक है। हाँ, अक्सर सब लोग हमने देखा है वो कहते हैं कि नहीं वो फलाना तो कुछ भी नहीं पीता था और 20 साल में मर गया। मतलब अपनी लिए हमारे, आपको पता है कि हमारे लोग बहाने जो करते हैं तो बहाने अपने लिए बनाते हैं। फिर कोई कहता है नहीं वो मेरे चाचू नानू पता नहीं कौन सा गांव का एक बंदा निकाल लेता है कि वो कोई 300 साल मतलब लंबा कर देते ना कि पी रहे थे लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। ये क्या मतलब, अब उनको कैसे बंदा समझाए कि हर किसी की अपनी एक लाइफ एक्सपीरियंस। हमने तो इतनी कोशिश की ना कि हमने ये तस्वीर है, ये हमारी डिपार्टमेंट की सिगरेट के डब्बे पर। अच्छा, हाँ, वो जो आजकल सिगरेट के डब्बे हाँ, वो गुड लीफ है कि कौन सा डब्बे ये पे? सिगरेट ही के बन ये आप लोग की हाँ डिपार्टमेंट मरीज है जी। अच्छा, हमारे डॉक्टर साहब ने थे, उन्होंने दी है इस कंपनी को। अच्छा, वो जैसे मुंह पे बड़ा गंदा सा ये कैंसर है। सारी पेशेंट था नस्वार का, और आप तो खुद प्लास्टिक सर्जन, आपने हमारे साथ कितनी सर्जरी हाँ की ऐसे सारे सर बहुत ज्यादा की है। हाँ एक सर्जरी हम लोग कर रहे थे जिसमें याद है अपने हम ट्रिपल फ्लैप किया। हाँ, वो जिसका पूरा हाँ, मुंह काट हाँ, के यहाँ से यहाँ से अंदर से सब क्लेविकुलर फ्लैप प्लस डीप बस फ्लैप किया था। ऐसे ही हमारी कोशिश तो यही है किसी प्लेटफॉर्म से लोगों को यही समझाए कि भाई आप 400 रुपए दिन के खर्च करके बड़ी मेहनत से अपने लिए कैंसर खरीदे। हाँ ऐसी है। इन 400 रुपए से आप फ्रूट और दूध कुछ पीना ये भी शुरू मिसाल देते हैं ना, जो लोग इस तरह कहते हैं कि 400 रुपए बचा के तो वो दूसरा उससे पूछता है कि आपने कौन सी गाड़ी ली है। ये मजाहिया तौर पे तो ठीक है, लेकिन रियलिस्टिकली ये है कि बहुत बेशक गाड़ी ना खरीदो लेकिन कम से कम बीमारी तो ना खरीदे ना यार, अपने लिए। इतनी बुरी हालत होती है कैंसर की मरीजों में। बहुत से एक दो मेरे पास पेशेंट है, मैं पहले में था तो रात को कोई 2 बजे पेशेंट जिसके मुंह से बहुत ज्यादा ब्लीड आ रहा था। तो जब मैंने मुंह में देखा तो कैंसर का, तो मैंने कहा यार अपने पहले दिखाया, तो उन्होंने मुझे कागजात दिखाए जिसको वो पिंडी में एक हॉस्पिटल में दिखा चुके थे और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा डायग्नोस था।
अच्छा, तो मैंने कहा यार तुम्हारा तो डायग्नोस कैसे, तुमने क्यों इसका वो नहीं किया? नहीं करा तो इलाज। कहते हैं जी हम वो हमारे एक रिश्तेदार ने कहा कि हम आपको एक दूसरे बंदे के पास ले जाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा तंज करने के लिए मैंने कहा वो प्रोफेसर थे? कहते नहीं कि वो प्लम्बर है। मैंने कहा अच्छा, तो तुमने प्रोफेसर की बात को छोड़ के प्लम्बर की बात मानी है। फिर मैंने कहा वो किधर ले गए? कहते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास ले गया। तो मैंने कहा अब तुमने इसके कैंसर को इतना खराब कर दिया कि इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। हाँ, अब ये मरेगा, थूक फेंक, खून का थूक फेंकते हुए तुम इसकी हेल्प नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम उसको देख भी नहीं पाओगे। अब इसका आसान है कि आप इसको एक वो गोली मार दो तो वो दर्द ज्यादा करेगा, लेकिन ये तड़पने से बच जाए। अब ये 4-5 साल तड़पता रहेगा और खून की वो करेगा उल्टी, और आप कुछ कर ही नहीं सकोगे, वो फैल गया बहुत ज्यादा। बस सर बदकिस्मती से हमारी कौम ऐसी है। परसों मैं एक वीडियो देख रहा था, वो एक हकीम है, कोई लोहा पाड़े के पता नहीं क्या नाम है। अब सर यकीन करे कि हमारे लोगों की और तालीम की ये हालत है कि मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत ना हूं, तो सोशल मीडिया पे रील्स आ रहे हैं तो किसी स्कूल वाले ने उनको बुला के तमगा दे रहा है। तो मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये जो स्कूल वाले हैं या जो भी इदारा था, क्योंकि मुझे लगा कि स्कूल वाले, और मैंने फौरन स्क्रॉल किया गुस्से से या हसद समझो, जेली से समझो, कि हमें यार पढ़े लिखे डॉक्टरों को क्यों लोग इतनी अहमियत नहीं देते। तो जब आपकी इस तरह इदारे, कभी लोहा पाड़, कभी किसी और बंदे को, कभी किस बंदे को, मतलब जब किसी गैर संजीदा लोगों को बुला के उनको अवार्ड देते हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बंदा आपकी बात क्यों मानेगा? तो प्लम्बर की ही मानेगा ना। तो ये इसका कुछ नहीं हो सकता। इसको बदकिस्मती के अलावा कुछ और सर कुछ भी, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। इस पे टाइम ही ज़ाया नहीं करते, आगे जाते। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि आप कुछ सर्जनों में हैं जिन्होंने कोविड से पहले और कोविड के बाद दोनों एरा में आपने काम किया, तो आपने कोई ऐसी चीज नोट की है, कोई कॉमन बीमारी या मेडिसिन का कोई एक्सेसिव यूज या कोई ऐसी चीज? ये यार एजोमैक्स, ओह अच्छा। जो भी मरीज आता जी एजोमैक्स खाइए, कोई फायदा नहीं होता। मेरे 90% पेशेंट आजकल एजोमैक्स खा के आ रहे हैं। मैंने पता नहीं मुझे, अब एजोमैक्स जिस कंपनी का भी, मैं उससे माजरत करता हूँ कि भाई खफा नहीं होना, लेकिन एजोमैक्स क्यों खा रहे हो तुम? पिछले दिन मैं एक मेडिकल स्पेशलिस्ट से डिस्कशन कर रहा था, तो उसने मुझे कहा कि भाई देखो एजिथ्रोमाइसिन को हमने रखा है फॉर एटिपिकल साल्मोनेला टाइफी इन्फेक्शन पे। अच्छा, ये एजोमैक्स खा खा के उसको भी रेजिस्टेंट कर रहे हैं। हमारे पास टाइफाइड के लिए ट्रीटमेंट नहीं रहेगी। दिस इज गुड ट्रीटमेंट फॉर टाइफाइड फीवर। हर बंदा एजोमैक्स खा के आया जी, एजोमैक्स या तुम्हें किसने कहा एजोमैक्स खाने का? पैनाडोल बना दिया तुमने। पैनाडोल मुश्किल, एजोमैक्स लेना आसान है। हर बंदा एजोमैक्स का कोर्स करके आया। एक तो फिर मैं इस पे डिस्कशन करता हूँ, किसी ने कहा कि इसका इसलिए खा के आए कि इसका कोर्स थोड़ा है 3 दिनों का, लेकिन किसी को फायदा नहीं हो रहा एजोमैक्स से, और शायद उस वजह से भी नहीं हो रहा कि हमने इतनी इस्तेमाल कर ली को रेजिस्टेंट हो गया। एक मैं आपको स्टडी बताता हूँ, आपके प्लेटफॉर्म से सबको बता दूं। 2050 में लोग इतने एंटीबायोटिक्स जिसको कहते हैं ना इलीगल यूज और अनफेयर यूज हो चुका होगा कि लोग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से ज्यादा नहीं मरेंगे। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से मरेंगे। ये 25 से 25 साल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से इन्फेक्शन होगा, वो दवाई असर नहीं होगा, वो फैलेगा। ठीक है, मतलब टॉफी की तरह होगा, टॉफी की तरह लोग ले भी रहे हैं। अच्छा सर, अब जाहिर है आप प्रैक्टिसिंग सर्जन हैं, बहुत ज्यादा खिदमत करते हैं और करना चाहिए, लेकिन मैं कुछ ये जानना चाहता हूँ, कुछ ईएनटी जो लेट्स सपोज कोई सर्जन है, वो डॉक्टर है, वो चाहते हैं कि हम ईएनटी सर्जन बने। दूसरी बात ये है कि खिदमत से जो है घर भी नहीं चलते सिर्फ, तो इनकम के हवाले से जो आप लोग हैं, तो आप कितने सेटिस्फाई, या अगर किसी को आप कोई मैसेज देना चाहे, कोई ईएनटी सर्जन बनना चाहे, पेशेंट को साइड पे थोड़ा सा रख के, क्योंकि लाजमी है पेशेंट से सिर्फ घर वगैरह नहीं चलते। हम बहुत गरीब घरानों से पढ़े लिखे हैं, आए हैं, तो हमें घर भी चलाने हैं। तो इनकम के लिहाज से, क्योंकि बहुत सारी जो बीमारी आपने बताई, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि हर जगह पे 90% लोग ईएनटी के मरीज होते हैं। तो इनकम के हवाले से आप लोग सेटिस्फाइड है, या आप लोग को लगता है कि थोड़ा सा लेस रिवार्डिंग है जितना आप लोग मेहनत करते हैं? मैं आपको बताऊं, इसमें 2-3 बातें। एक तो हमारे बच्चे जो है इनको कोई प्रॉपर गाइड नहीं करता। जब मैं फ्रंटियर मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, तो मैं उनको आजकल ये बताता हूँ कि भाई ये जो तुम आज सुन रहे हो ना, ये तुम्हारी लर्निंग नहीं है, ये तुम्हारी अर्निंग है। कल इसी से तुम पैसे बनाओगे। हाँ। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। आपको पता है यूपी की आबादी कितनी है रफली, को एस्टिमेट होगा आपका? नहीं सर, 5.5 करोड़ इस तरह। अच्छा, और हमारी तकरीबन 30 करोड़ पे पहुंच गई होगी, और 25 करोड़ प्लस है जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं। और आपको पता है इस्तांबुल, मतलब जो तुर्की की
तो 8.5 करोड़। अच्छा ठीक है। ठीक है। इसी तरह आप यूके का अगर पूरा देख लें तो वो आपके केपी से बढ़ा देंगे, लेकिन वहां से लोग पैसे कमा रहे हैं, इधर पैसे नहीं कमा रहे। क्यों? 25 करोड़ से ज्यादा है। क्या 25 करोड़ में तो मरीज नहीं मिल रहे? वो खुद ट्रेन नहीं है। अच्छा जब ट्रेनिंग का टाइम होता है, आपको अपनी ट्रेनिंग का टाइम याद है? हाँ मुझे याद है जब आपने मुझे कहा कि भाई मैं 2 साल में एक छुट्टी नहीं की थी, मैं हैरान हो गया। हाँ ऐसे ही और 2 साल में छुट्टी बंदे ने नहीं की। इट वाज अ वेरी मतलब वेकअप कॉल कि मुझे और भी अच्छा होना चाहिए। तो जो बंदा खुद ट्रेन नहीं होता, मेरे पास बहुत से स्टूडेंट आते हैं जो कि सीपीएस कर चुके होते हैं, सर ये सर्जरी नहीं आती, वो सर्जरी नहीं आती, तो मैं बड़े दिल से उनको सिखाता हूँ। लेकिन मुझे खपत ये होती है कि ट्रेनिंग में तुम किधर थे? इसमें भी फिर 2 है। एक तुम्हारे बड़े भी इतने ज्यादा वो हो गए, जिसे कहते हैं बखील हो गए। आपको आती है 10 चीजें, आप कहते हो 10 इसको क्यों सिखाऊं, उसको मैं 6 सिखाऊंगा। अच्छा जिसको 6 आती है वो कहते हैं मैं इसको 6 क्यों सिखाऊं, मैं इसको 4 सिखाऊंगा। जो आगे 4 सीख रहा है वो आगे 2 सिखाता है। मतलब वो डाउनग्रेडिंग हो रही है, हाँ, डाउन साइजिंग हो रही है, डाउन साइजिंग होती है नॉलेज नॉलेज ट्रांसफर की। टेक्निक्स की। बाहर ऐसा नहीं है। जिसको 10 आती है वो 10 की 10 अगले को सिखा देता है कि उसका कहता है अगर तुझे मैं 40 साल में सीखी, तुझे 20 साल में सिखा रहा हूं। वो 20 साल में 10 जब सीखता है तो 2 और ऐड कर, वो 12 सीख लेते हैं, वो अगले स्टूडेंट को 12 सिखाता है। 12 वाला कहता है यार तुझे मैंने सिखा दी, तो आगे ऐड करता जा, वो 14 सीखता है। तो हर चीज बढ़ रही है, हमारे यहाँ कम हो रही। आपको पता है 1980s में जब ये हमारा पिम्स बना था, उस वक्त हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्लेरिंग्स हो रहा था। ईयर की जो ना स्टेपिडोटमीज हो रही। कब की सॉरी आप बात करें? 80 प्लस 85 प्लस ओह जब ये पिम्स बना था, मतलब आज से कोई हाँ 40 साल पहले। मैंने पुराने इंस्ट्रूमेंट से निकाले, मैंने कहा यार ये तो स्टेपिस ही सर्जरी की सर्जरी होती थी ना, कोई तरह होती थी, मतलब क्या अब खत्म हो गया था, कोई करता नहीं। करता क्यों नहीं? किसने आगे सिखाया नहीं। अच्छा, वहां पर लेरेंजियल रिकंस्ट्रक्शन होती थी, हमारे प्रोफेसर्स करवा। आपका ये बुरा हाल है कि किसी को कुछ पता ही नहीं है। इतना बुरा हाल हो गया हॉस्पिटल्स का, वेरी सैड। इस्लामाबाद के 3 जो हॉस्पिटल है, इसमें इतना बुरा हाल हो गया कि कोई प्रोफेसर किसी को पता नहीं, सिखा नहीं रहा, या आगे से बच्चे नहीं सीख रहे, कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन माल बड़ा अल्लाह हिदायत दे सबको यही कह सकते। अगर इन लोगों को काम आए ना, हाँ। तो मैं कहता हूँ इतना पेशेंट है ना कि यार रुलता फिर रहा है। मतलब खुद पे मेहनत करें, खुद पे मेहनत करें, आप देखिएगा आपको कमी नहीं बजाय इसके कि आप घर में पहले से बैठ के कैलकुलेशन करें कि मैं कहाँ से क्या कर भाई सकता हूँ। इंग्लैंड में जब जाते हो ना, तो आपको वो पैसे देते हैं ना कि खोतों की तरह काम भी करवाते हैं, ऐसे ही है, और उसका आधा काम इधर आप नहीं करते हो, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर उधर काम करते हो। मतलब मैंने आज तक किसी भी अच्छे सर्जन को फारिग बैठे हुए नहीं देखा, जो रो रहा होता है उसको काम ही नहीं आ रहा। ऐसे ही है, बिल्कुल सर, इससे टोटली एग्री। जब मैं पहले आप समझे कि मैं प्लास्टिक सर्जरी में जब मेरी इंडक्शन हो रही थी, तो यकीन करिए लोगों के लिए बहुत हैरानकुन होगा कि एमबीबीएस करने के बाद, हाउस जॉब करने के बाद, मुझे ये नहीं पता था कि प्लास्टिक सर्जरी में होता क्या है। मेरे साथ दोस्त थे, वो फॉर्म जमा कर रहे थे और मैंने भी साथ जमा किया और प्लास्टिक सर्जरी में एंट्री हो गई। फिर मुझे पता चला कि अच्छा ये तो बड़ी अजीब सी डिफरेंट फील्ड है, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट उस टाइम से, ये 2014 की बात है, कोई सन 80 या सन 70 की बात नहीं है, लेकिन वही बात है कि खुद पे मेहनत करो। हमने भी बहुत थोड़ी मेहनत की है, लेकिन अल्लाह ने बहुत नवाजा है, अल्लाह का शुक्र है। तो वो लोग भी करे, बजाय इसके कि घर में कैलकुलेशन करे कि किस में कमाई ज्यादा है किस में नहीं। वरना आजकल कुछ और नहीं तो एस्थेटिक क्लिनिक तो है ही है। आजकल तो सर वो प्रॉपर बिजनेस मैन जो है आपको ऑफर देते हैं कि एस्थेटिक क्लिनिक। सबको पंजाब में मैं सुना था, कहता है अगर पढ़ लिखा नहीं है तो एल्बम तो बना ही देगा। ऐसी है। अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मजा आया, और उम्मीद है इससे हमारी जो नाजरीन हैं वो बहुत मुस्तफीद होंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे और किसी अच्छे डिस्कशन के साथ। मुझे नहीं लगता कि सर जितनी अच्छी डिस्कशन, आपके सवाल बहुत ही जबरदस्त है, जो यानी कि रेलेवेंट है सारे। जी सर। और मैं सोच रहा कि यार मैं किसी को बिठाऊं, यार मैं समझाऊं ये, लेकिन ये जो आपने सवाल किए, मैं अभी फिर आपको शबाश दूंगा, इतने अच्छे सवाल आपने वो किए ना। कैंसर को भी टच किया, लड़की को भी टच किया, माशाल्लाह, बच्चों को भी टच किया, बड़ों को भी टच किया। सर ये आपके साथ काम करने का कुछ तो फायदा है ना। और ये यकीन करिए हम सवाल डिस्कस पहले नहीं करते, ये हमने सर से डायरेक्ट पूछे, क्योंकि जब डिस्कस करते उसमें वो मजा नहीं आता, वो एक्सप्रेशंस नहीं आते। तो हम बैठे सारा दिन साथ होते हैं, लेकिन हम ये चीजें डिस्कस नहीं की। और अभी अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे पेज को, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, और आप अगर नहीं चाहते कि लाइफ में फ्री मशवरे मिले तो फिर ना करें। अगर आप चाहते हैं कि फ्री मशवरे मिले लाइफ टाइम तो आप करें और आगे शेयर करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का, शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।